टारगेट विद भी इसमें भूगोल का अध्ययन करेंगे। इस भूगोल के अंतर्गत पहला पाठ है संसाधन एवं विकास। इस पाठ के संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। संसाधन क्या होता है, संसाधन का अर्थ, संसाधन की परिभाषा है और संसाधन के द्वारा किसी भी राष्ट्र या देश का विकास कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में बताया जाएगा। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी या तकनीकी उपलब्ध है, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। संसाधनों का हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो उपलब्ध है और वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है या प्रयोग आवश्यकताओं को पूरा करती है और उसको बनाने के लिए तकनीकी उपलब्ध है और आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी मान्य है, अर्थात संस्कृति को भी किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए और आर्थिक क्षति भी ना हो, तो इसको हम संसाधन कहते हैं। अब संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। संसाधन का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पर अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें पहला है नवीकरण योग्य संसाधन या गैर परंपरागत संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जिसको परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। तीसरे टाइप में आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार भागों में बांटे गए हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है: संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। तो इस आधार पर संसाधन के चार भेद हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र द्वारा स्वीकृत किया गया था, राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक, जिसके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व इत्यादि सम्मिलित हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति जो 1992 में निर्धारित की गई थी, वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। उसी में एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा कुछ नियम बनाए गए। अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, यानी 33% भागफल पर जो है वन होने चाहिए, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी है। लेकिन वर्तमान में अभी तक 33% कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन उपलब्ध नहीं है। लगभग जो है 24 से 25% ही वन उपलब्ध हैं। फिर मृदा बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मृदा को
कई भागों में बांटा गया। जलोढ़ मृदा, दूसरी है काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी के रूप में मृदा का वर्गीकरण किया गया है। संसाधन, संसाधन की परिभाषा। संसाधन क्या है या संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से क्या तात्पर्य है, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी या तकनीक उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। यानी प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, लेकिन जब तक वे मनुष्यों की पूर्ति नहीं करेंगी तब तक उनको हम संसाधन नहीं कहते। संसाधन से जो है व्यक्ति के कार्य सरल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो संसाधन तभी बनेगा जब उसमें उपयोगिता होगी। दो प्रकार के होते इसमें दिखाया गया है। जैव संसाधन, जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है। तो जैव संसाधन का मतलब है जो संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। जैव मंडल का जहाँ पर स्थल, वायु और जल उपलब्ध होता है वहाँ पर जैव मंडल का निर्माण होता है। जहाँ जैव मंडल होगी वहीं पर जो है प्राणी जगत, वनस्पति जगत होंगे और वहीं पर जीवन होगा। जहाँ पर जीवन होता है वही जैव मंडल होता है। जीवन के लिए स्थल मंडल की आवश्यकता होती है, वायुमंडल की आवश्यकता होती है और जल मंडल की आवश्यकता होती है। तीनों के मिलने से ही जैव मंडल का निर्माण होता है। तो जैव संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। इनमें क्या होता है, जीवन व्याप्त होता है। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, प्राणी जगत, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि को जैव संसाधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जीवन होता है। दूसरा होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, अर्थात जिनमें जीवन नहीं होता है, जीवन की क्रियाएं संचालित नहीं होती हैं, वे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें और धातुएं, ये अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। इसके बाद नवीकरणीय योग्य संसाधन को गैर परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जा सकता है या पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय योग्य संसाधन या गैर परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये संसाधन ऐसे हैं जिनको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। अगर एक बार इनका उपयोग कर लिया दोबारा भी इनका उपयोग लाया जा सकता है। ये कभी समाप्त नहीं होने वाले होते हैं संसाधन, इसमें नवीनता बनी रहती है, इसलिए इनको नवीकरणीय योग्य संसाधन भी कहते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक ऊपर का उल्टा है, नवीकरणीय योग्य संसाधन का विपरीत है। वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, अर्थात जिनको पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। यानी अनवीकरणीय संसाधन जो हैं इनको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब इनका निर्माण हो पाता है। खनिज, जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, खनिज, डीजल, पेट्रोल इत्यादि, इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अतः राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। सरकारों के अधिकार होता है, अगर किसी के पास कोई व्यक्तिगत संसाधन है और उससे समाज की भलाई हो सकती है तो उसको वो जो है अपने अधिकृत कर सकती है। और जैसे खनिज पदार्थ और जल,
उदाहरण के तौर पर बताया खनिज पदार्थ होते हैं और जो जल होते हैं, जल संसाधन होते हैं। वन और वन्य जीव, समस्त भू क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा होते हैं। इन पर जो राष्ट्र का अधिकार होता है। इसके बाद है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या होता है? ये वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, उपलब्ध होते हैं, किंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है किंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संभावित पवन ऊर्जा और गुजरात में सौर ऊर्जा के संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं कि यहाँ पर जो है इसके संसाधन विद्यमान हैं, लेकिन अभी तक इनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है, इनको अपनाया नहीं गया है। इसलिए जिनकी संभावना हो उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। जिनकी संभावना हो उनको हम संभावित संसाधन कहते हैं। विकसित नए संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। तो भंडार किसे कहा जाता है? भंडार की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, किंतु उपयुक्त तकनीकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। सीमित मात्रा में है, जैसे अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में है, तो हमें इन संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है, बचाव कैसे करना है, सुरक्षित कैसे रखना है, कैसे इसको भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करके रखना है, इसके कुछ उपाय बताए गए हैं। संसाधनों का न्याय संगत और योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधन व्यर्थ ना जाएं, संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधन जो सीमित हैं या असीमित हैं, उन संसाधनों को हम न्याय संगत तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग में लाएं, जिससे वो व्यर्थ में नष्ट ना हों। संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध हैं, सीमित या असीमित, उनको सही ढंग से प्रयोग करें ताकि वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बच सके। अब जो पाठ है इसके कुछ महत्व बताया गया। पर्यावरण में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ अथवा तत्व जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता हो, संसाधन कहलाता है। ये संसाधन की सबसे उपयुक्त और सरल परिभाषा है। यदि परीक्षा में पूछा जाता है संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन से क्या आशय है, तो इस परिभाषा को ही लिखना पड़ेगा कि पर्यावरण में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ अथवा तत्व, पदार्थ हो अथवा तत्व हो, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता हो। अगर वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है तभी हम उसको संसाधन का नाम दे सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं। जब तक वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा, कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ संसाधन कहलाने योग्य नहीं होता है, संसाधन नहीं कहलाया जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो, किसी मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करता हो। मानवीय ज्ञान और प्रौद्योगिकी में लगातार परिवर्तन होते रहने के कारण संसाधन भी सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। तो संसाधन कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मानवीय ज्ञान में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है और नई नई तकनीक का आविष्कार होता है, जिसके कारण जो है संसाधन भी सदैव परिवर्तित होते रहते हैं, उनकी उपयोगिता बदलती रहती है। फिर संसाधनों ऊपर चूंकि पहले ही बताया जा चुका है, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व और विकास के स्तर के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, जिनको ऊपर पढ़ाया जा चुका है। जैव संसाधन वे होते हैं जिनमें जीवन प्रक्रिया पाई जाती है और जो सजीव होते हैं, और अजैव संसाधन वे होते हैं जिसमें जीवन प्रक्रिया संचालित नहीं होती है, नहीं पाई जाती है, निर्जीव होते हैं, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो जैव अजैव में क्या अंतर है, ये भी प्रश्न बनता परीक्षा में आता है।
दूसरा है समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। समाप्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन क्या है? जिन ऐसे संसाधन जिनको पुनः पूर्ति में लाया जा सके, जो कभी समाप्त ना हो, उनको हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के रूप में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से। जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा इत्यादि नवीकरण योग्य संसाधन के उदाहरण हैं। दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन, ऐसे संसाधन जो पुनः पूर्ति में नहीं लाए जा सकते हैं या एक बार में उपयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, ऐसे संसाधन अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला। कोयला क्या है? कोयला भी एक संसाधन है, क्योंकि कोयला मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन कोयला का भंडार सीमित है। कोयला का भंडार क्या है? सीमित है। अब वो कभी भी समाप्त हो सकता है। अब एक बार अगर कोयले को जला दिया तो उससे दोबारा उसको हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। खनिज तेल, पेट्रोलियम इत्यादि जो हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को भी 4 भागों में बांटा गया। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय विकास के स्तर के संसाधन। और विकास के स्तर के आधार पर दो भागों में बांटा गया, संभावी और विकसित। इसके बाद भंडार भी इसी में सम्मिलित होता है और संचित कोष भी होता है। मानव ने संसाधनों को प्रकृति की देन समझकर उनका अत्यधिक शोषण या दोहन किया है, विदोहन किया है, जिससे अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं। मानव ने प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानव ने उसका अत्यधिक प्रयोग किया है और आवश्यकता से अधिक उसको प्रयोग किया है, चाहे उससे फ़ायदा हो या नुकसान हो, इसका मानव ने कोई ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण जो है अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण। आप आजकल देख रहे हैं पर्यावरण कितना प्रदूषित है। पर्यावरण प्रदूषण की वजह से सारा चक्र गड़बड़ा गया है। दूसरा भूमि निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। ओजोन परत का क्षय, जो ओजोन परत है वो धीरे धीरे पतली हो रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इस कारणों से मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करने के कारण या बिना सोचे समझे उपयोग करने के कारण ये पर्यावरणिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, भूमि निम्नीकरण क्या है, भूमंडलीय तापन क्या है, ओजोन परत का क्षय क्या है, इस विषयों पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा विस्तृत रूप से। अगला पॉइंट है विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हाँ जो एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जून 1992 में। तारीख सन याद रखना, इस डेट को महीने जाती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक आर्थिक तौर पर जो पहली बैठक आयोजित की गई थी वो कब की गई थी? तो जून 1992 में ये बैठक आयोजित की गई थी। ये बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ब्राज़ील देश के एक शहर है रियो डी जेनेरो नामक शहर में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्या है? ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यानी पृथ्वी को बचाने के लिए लगभग 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसी में जो है एजेंडा 21
पारित हुआ था, की घोषणा हुई थी। तो ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ था इसके अंदर कई बातें महत्वपूर्ण निकल के आईं। पहली बात यह है सतत पोषणीय विकास। कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विकास पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना हो और विकास की वर्तमान प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। कहने का तात्पर्य है सतत माने होता तो विकास पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना और वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए भी कुछ शेष छोड़ जाना, ताकि भावी पीढ़ी भी अपना जीवन यापन कर सके, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगला पॉइंट है लंबे समय तक निरंतर भू संरक्षण एवं प्रबंधन की अवहेलना तथा निरंतर भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, जो कि एक गंभीर समस्या है। यानी भू निम्नीकरण क्या है? मनुष्य की समस्त प्रारंभिक आवश्यकताओं का आधार मृदा हो संसाधन है। तो मनुष्य की जो समस्त प्रारंभिक आवश्यकताओं का आधार क्या है? मृदा। क्योंकि मिट्टी फिर मृदा खनिज व जैव पदार्थों का प्राकृतिक सम्मिश्रण है। मृदा खनिज और व जैव पदार्थों का प्राकृतिक सम्मिश्रण है। भारत में उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पति की विविधता के कारण अनेक प्रकार की मृदाओं का विकास हुआ है। इस प्रकार की विविधता जो पाई जाती है उसके कारण विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का निर्माण हुआ है। वे कौन कौन सी मिट्टी हैं ऊपर प्रकाश डाला गया है, एक बार दोबारा रिपीट करा देते हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल व पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा इत्यादि 6 भाग हैं मृदा के। इसमें 2 भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको पढ़ें और बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। जलोढ़ मृदा और काली मृदा। मृदा के संरक्षण हेतु कई उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें समोच्च रेखीय। अब जो मृदा है, मिट्टी है, मिट्टी कटे ना इसके लिए या भूषण ना हो, ये मृदा अपरदन ना हो, इसके लिए कुछ उपाय किए गए हैं। कौन कौन से उपाय हैं? इसमें पहला उपाय है जिसमें समोच्च रेखीय जुताई होती है। जुताई किस तरह से की जाती है? समोच्च रेखीय रूप से की जाती है। पट्टी नुमा कृषि की जाती है, सीढ़ीदार कृषि की जाती है, आदि प्रमुख हैं। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। पर्यावरण की पुनर्स्थापना अर्थात जो पर्यावरण हमारा दूषित हो गया है उसको पुनः शुद्ध करने के लिए इसका प्रबंधन करने की आवश्यकता है। एक प्लान बनाने की आवश्यकता है, जिसके कारण सुखो माजरी गांव और झाबुआ जिले में इस प्रकार का कार्य हुआ है। यानी पर्यावरण को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रबंधन का कार्य इन गांव में और जिले में हुआ है। वहाँ के लोगों ने भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को रोकने में सफलता पाई है। अब पाठ के आधार पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लें। पहला क्वेश्चन बनता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी नवीकरणीय संसाधन क्या है और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो इसके अंतर को स्पष्ट करने के लिए दोनों का अर्थ लिखते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होता है। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सके या पुनः उपयोग में लाया जा सके, नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा इत्यादि। जबकि इसके विपरीत नवीकरण संसाधन क्या होते हैं? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इसमें कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और डीजल, पेट्रोल कुछ संसाधन अचक्रीय हैं। वे एक बार के प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं।
यहाँ पर बच्चे नोट करें, ये धातुएं क्या होती हैं, पुनः चक्रीय होती हैं, और डीजल पेट्रोल अचक्रीय होता है। ये प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में कौन सा अचक्रीय संसाधन है और निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय संसाधन है। तो धातुएं पुनः चक्रीय संसाधन है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन डीजल पेट्रोल को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक संसाधन के रूप में मिट्टी का महत्व, यानी संसाधन के रूप में मिट्टी तब तक संसाधन नहीं बन सकती है जब तक वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति न करे। तो मिट्टी को एक संसाधन के रूप में कैसे, कितना इसका महत्व है, इस बारे में पढ़ेंगे। मृदा एक प्रमुख नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसको जितने बार उपयोग किया जाए ये पुनः जो है उसको प्राप्त किया जा सकता है, इसमें जो है कमी नहीं होती है। यह वनस्पति उत्पादन का साधन है, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, कृषि योग्य जमीन है या कृषि की जाती है, उसका एक साधन है, तथा इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाश्म होते हैं। मृदा एक जीवित प्रणाली है। 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, यानी मिट्टी के निर्माण में 1 सेंटीमीटर की मोटी परत बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। उच्चावच, पैतृक सेल, जलवायु, वनस्पति और समय इसके निर्माण के प्रमुख कारण हैं। तो मिट्टी के निर्माण के प्रमुख कारक क्या हैं, ये बच्चों ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उच्चावच, पैतृक सेल, जलवायु, वनस्पति अंतराल, वनस्पति और समय इसके निर्माण के प्रमुख कारक हैं। प्रकृति की अन्य शक्तियाँ जैसे ताप परिवर्तन, बहते जल का कार्य, पवन, हिम, नदी जैसे विघटकों का कार्य मृदा निर्माण में सहयोग देते हैं। यानी मृदा के निर्माण में अन्य शक्तियाँ भी कार्य करती हैं। तापमान में परिवर्तन होना तो इसके द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। बहते हुए जल भी जो है अपने साथ कंकड़ पत्थर बारीक मिट्टी लेके आता है। पवन उड़ा के लाती है। और हिम नदी मतलब बर्फ की नदियाँ होती हैं, वहाँ से पानी निकलता है, उनके विघटनों से भी मृदा का निर्माण होता है। ये मृदा के निर्माण में सहायक हैं। रासायनिक और जैविक परिवर्तन जो मृदा में होते रहते हैं का समान महत्व है। मृदा में जैविक और अजैविक पदार्थ भी होते हैं। और जैविक पदार्थ क्या होते हैं, अजैविक पदार्थ क्या होते हैं, ऊपर पढ़ाया जा चुका है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकार, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, तो ऊपर पढ़ाया जा चुका है। भारत में विभिन्न प्रकार के उच्चावच, जलवायु और भू आकृतियों और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और इस कारण भारत में अनेक प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है या मृदाएं पाई जाती हैं। इनमें से 3 का वर्णन निम्नलिखित है। जो 3 हैं, जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इनकी विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। तो जलोढ़ मृदा क्या है, लगभग भारत का समस्त उत्तरी मैदान, जो भारत का उत्तरी मैदान है, जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 नदी तंत्रों, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। जो निक्षेप लाए जाते हैं, नदियाँ बहाकर जो अपने साथ अवशेष लाती हैं, उनके द्वारा जो है इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जिस कारण यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। तो पहली विशेषता हो गई, जलोढ़ मृदा कैसी होती है, बहुत उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना होता है। तो जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व होते हैं, पोटास, फास्फोरस और चूना होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। अगला यह मृदा गन्ने। अब इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, गन्ना, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों तथा दलहन फसलों की खेती के लिए ये मृदा उपयुक्त होती है। अर्थात ये फसलें इस मृदा में अच्छी तरह से उगाई जा सकती हैं। दूसरा है काली मृदा। काली मृदा क्या है, हाँ,
ये जो मृदा है, जलोढ़ मृदा, ये कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत में पाई जाती है, जिसमें पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया इत्यादि कुछ विशेष राज्य, यहाँ पर जलोढ़ मृदा अधिकांश मात्रा में पाई जाती है। दूसरा है काली मृदा। काली मृदा क्या होती है? काले रंग वाली इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं या रेगर मृदा कहते हैं। ये मिट्टी जो है कपास की कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। कपास की खेती जो है काली मिट्टी में ही की जाती है। यह मृदा दक्कन के पठार क्षेत्र के उत्तरी और पश्चिमी भागों में पाई जाती है। देश के महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है? उनके नाम भी ध्यान रखने हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में के पठारों में भी काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा में कौन कौन से तत्व होते हैं? काली मृदा में कैल्शियम होता है, कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है और चूने जैसे पोषक तत्व इस मृदा में पाए जाते हैं। ये भी मृदा बहुत उपजाऊ होती है और इसमें नमी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसमें ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिनको जल की अधिक आवश्यकता होती है। तीसरा है मरुस्थलीय मृदा। इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इसमें ह्यूमस नहीं होगा और नमी की मात्रा कम होगी। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। यानी राजस्थान में इस प्रकार की मृदा राजस्थान में ही पाई जाती है, तो यहाँ पर इस प्रक्रिया के द्वारा इसको कृषि के लिए उपयोगी में लाया जा सकता है। अब मिट्टी के कटाव या मृदा अपर्दन क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में पूछा जाता है या शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लघुत्तरी में। तो मृदा कटाव क्या है, मृदा अपर्दन क्या है? मिट्टी के कटाव का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मिट्टी की ऊपरी परत के कोमल तथा उपजाऊपनों को प्राकृतिक कारकों में कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण मृदा अपरदन होता है? जल के द्वारा, नदी के द्वारा, वर्षा के द्वारा और वायु के द्वारा। इन कारकों के द्वारा ही मृदा का अपरदन होता है। यह प्रक्रमों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना ही, यानी जब मृदा के कण एक स्थान से हट जाएंगे दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, इसको कहते हैं मृदा अपरदन। और ये किसके कारकों के द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है, नदी के द्वारा होता है, नदी अपने साथ मिट्टी बहकर लाती है, जल अपने साथ बहा के ले जाता है। वर्षा के द्वारा भी मिट्टी कटकर दूसरे स्थान पर जाती है और वायु उड़ाकर ले जाती है। इन विधियों के द्वारा, इन कारकों के द्वारा जो है मिट्टी का कटाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, इसको मृदा अपरदन कहते हैं। तो भूमि का कटाव यह मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है। यह कटाव अत्यधिक उपजाऊ भूमि को शीघ्र बंजर बना देता है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी सबसे ऊपर होती है, ऊपरी पर उपजाऊ मिट्टी होती है और ऊपरी मिट्टी कटकर दूसरे स्थान पर चली जाएगी तो वहाँ की भूमि जो है बंजर हो जाएगी और उसमें कोई फसल नहीं उग सकती है। भारत में लगभग 1/4 कृषि भूमि कटाव से प्रभावित है। वे कौन कौन से प्रदेश हैं जहाँ पर भूमि कटाव अधिक होता है? असम में, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, नदियाँ अधिक हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में आदि राज्यों में भूमि कटाव की समस्या अधिक प्रभावित है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में सबसे कौन से मृदा अपरदन से राज्य प्रभावित है? खादर और बांगर क्या है? खादर कैसे कहते हैं, बांगर कैसे, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। खादर क्या है? भारत के विशाल मैदान के नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है। यानी जो नवीन जलोढ़ बना, नए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। यह मैदान का निचला भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल पहुँचता है। यहाँ पर जो है नदियों अपने साथ बाढ़ लेके आती हैं और बाढ़ के साथ जो जल होता है उसमें जो मिट्टी के कण होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, बारीक महीन कण होते हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है। जो जलोढ़ खादर मृदा है, खादर मिट्टी है, ये बहुत उपजाऊ होती है तथा मृदा गठन की बारीक कणों वाली होती है। इसमें बहुत बारीक कण होते हैं और ये नवीन जलोढ़ होती है। नवीन जलोढ़ को ही खादर मृदा कहते हैं। यहाँ
बाढ़ का जल पहुंच जाता है। बांगर क्या होती है? भारत के बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ को, जो विशाल मैदान में पुराना जलोढ़ फैला हुआ है, जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उसको बांगर कहते हैं। यह मैदान काफ़ी ऊंचा होता है और यहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। यह मृदा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। इस मृदा के गठन में मोटे कणों वाली होती है। इस मृदा के कुछ जो कण होते हैं बांगर मिट्टी के, वो मोटे होते हैं। तो ये दोनों का अंतर हो गया है।